एसिड और स्ट्रोंग बेस से मिलकर बना हुआ क्षार अपने पढ़ रहे थे। वीक एसिड और स्ट्रोंग बेस से मिलकर बने हुए क्षार, बने हुए साल्ट का ये एग्जांपल होता है CH3COONA। और ये कौन से प्रकार के अम्ल व क्षार से मिलकर बना है, ऐसा पता लगाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, इसकी क्रिया करा देनी चाहिए जल के साथ। तो जल के साथ क्रिया करा देंगे तो अपने को पता चल जाएगा ये किससे मिलकर बना हुआ है। तो जल के साथ क्रिया कराने से H इधर जुड़ेगा और OH इधर जुड़ेगा, तो क्या बना CH3COOH प्लस NaOH, ये बना। और देखो CH3COOH है वो वीक एसिड होता है और NaOH क्या होता है, स्ट्रोंग बेस होता है। वीक एसिड है, स्ट्रोंग बेस है। और इससे क्या कह देंगे, इस साल्ट को क्या कहेंगे, वीक एसिड व स्ट्रोंग बेस से मिलकर बना साल्ट है। ये वीक एसिड और स्ट्रोंग बेस से मिलकर बना हुआ साल्ट है। जैसे वीक एसिड और स्ट्रोंग बेस से मिलकर बना हुआ साल्ट था, तभी तो इसकी जल के साथ क्रिया कराई तो वीक एसिड और स्ट्रोंग बेस से बन गई। अब देखो साल्ट का वियोजन हमेशा 100% होता है, तो इसका वियोजन कैसे होगा, साल्ट का वियोजन कैसे हो जाएगा, CH3COO-, इसको थोड़ा ऊपर ही लिख देता हूं मैं ताकि आपके कोई दिक्कत ना हो। तो ये है तो वीक एसिड और स्ट्रोंग बेस से मिलकर बना हुआ साल्ट है, लेकिन इसका वियोजन कैसे होगा कि CH3COO- प्लस Na प्लस में, ये CH3COO- अलग हो जाएगा, Na प्लस अलग हो जाएगा। ये जल है, जल वैसा का वैसा रहेगा। मान लो ये फॉरवर्ड रिएक्शन व बैकवर्ड रिएक्शन दोनों साथ चल रही है, तो ये भी एसिटिक एसिड है, ये वीक है तो इसका वियोजन 100% नहीं होगा। NaOH स्ट्रोंग है तो इसका वियोजन 100% होगा, Na प्लस बढ़ जाएगा और OH माइनस बढ़ जाएगा। अब देखो मान लो कि इसके प्रारंभ में मोल 1 था और इसके प्रारंभ में मोल, देखो इसके पश्चात आप ये करना कि समान आयन है वो एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी सोडियम है और इधर भी सोडियम है, तो कैंसिल होने के बाद में क्या बचा, CH3COO- प्लस H2O इज इक्वल टू CH3COOH प्लस OH माइनस। इस प्रकार से है। मान लो प्रारंभ में इसका मोल 1 लिया और ये प्रारंभ में थे ही नहीं, तो ये 0 0, ये क्या है, प्रारंभ में मोल की संख्या है, प्रारंभ में मोल की संख्या है, प्रारंभ में मोल कितने लिए। कुछ समय के पश्चात देखा गया कि एक में से H मोल वियोजित हो गए, एक मोल था, एक में से H मोल टूट गए, तो ये कितना बना, H और H। सांद्र ये क्या है, किसी समय मोल है, ये किसी समय मोल की संख्या है, किसी समय आपको इतने मोल मिलेंगे। और इसे सांद्रता बनाने के लिए C से गुणा कर दिया जाता है। इसे सांद्रता कैसे बनाए जाएंगे कि 1 माइनस H इंटू C, और इससे सांद्रता बनाने के लिए C से गुणा कर दो, इससे सांद्रता बनाने के लिए C से गुणा कर दो। ये क्या है, किसी समय सांद्रता है, ये किसी समय सांद्रता हो जाएगी 1 माइनस H इंटू सी, HC और HC। और K निकालने के लिए, इसके लिए अपने साम्य नियतांक निकालने के हमेशा प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट लिखा जाता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कौन से हैं, ये प्रोडक्ट हैं जो अभिक्रिया के दौरान बन रही है, रिएक्टेंट कौन सी है, ये रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट कर दो, यानी कि आप ऐसा करो, ऊपर प्रोडक्ट लिखो, उसके पश्चात नीचे रिएक्टेंट लिख दो। तो ऊपर
आ जाएगा प्रोडक्ट में एसिटिक अम्ल और OH माइनस। तो ये लो जी एसिटिक अम्ल और OH माइनस रिएक्टेंट के रूप में नीचे आ जाएगा। रिएक्टेंट कौन है? CH3COO माइनस और H2। इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि जल की सांद्रता समय के साथ साथ नियत बनी रहती है, यानी कि जल की सांद्रता समय के साथ साथ बदलती नहीं, नियत बनी रहती है। नियत बनी रहती है तो ये एक नियतांक है और ये भी नियतांक है, तो इस जल की सांद्रता को नियतांक से गुणा कर दो तो क्या जाएगी? तो K इंटू H2O। तो ये K इंटू H2O क्या आ जाएगा? एक नया नियतांक आ जाएगा और इस नए नियतांक को क्या कह दूं मैं? KH, यानी K इंटू H2O को अपने कह दूं मैं KH। तो इसे क्या कहेंगे? लवण का जल अपघटन नियतांक है। ये साल्ट का हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है, लवण का जल अपघटन नियतांक है। और KH, और देखो KH बराबर क्या है? एसिटिक अम्ल की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता। किसी समय एसिटिक अम्ल की जो सांद्रता है वो 80 है और किसी समय OH आयनों की सांद्रता है, एसिटिक अम्ल की सांद्रता 80, OH आयनों की सांद्रता क्या है? 80। तो क्या कर दो? एसिटिक अम्ल की सांद्रता 80 लिखो, OH आयनों की सांद्रता 80 लिखो, एसिटेट आयनों की सांद्रता क्या लिखोगे? 1 माइनस H इंटू C। C से C क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो KH का मान क्या आया? देखो ध्यान से, KH का मान कितना आ गया? तो KH बराबर H और H क्या हो जाएगा? H स्क्वायर, एक C कैंसिल हो गया। KH बराबर H स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस H। तो इसे क्या कर देंगे? 1 माइनस H। तो ये आ गया KH बराबर, और H का मान 1 से का क्या होता है? काफी छोटा होता है। तो 1 माइनस H को क्या लिख सकते हैं? लगभग 1 लिख सकते हैं। तो 1 माइनस H को 1 लिख देंगे तो क्या आया? KH बराबर H स्क्वायर C, और H का मान निकालना हो तो C का ले जाओ, नीचे ले जाओ। तो KH बटे C बराबर क्या है? H की स्क्वायर है। H निकालना हो तो इसका क्या कर दो? अंडरूट कर दो। तो H बराबर क्या आ जाएगा? KH बटे C का अंडरूट। H बराबर आ जाएगा KH बटे C का अंडरूट। अब देखो, ये तो अपने इस प्रकार से देखा कि किसी लवण का जल के साथ क्रिया कराई तो ये बन गया, और लवण पर्पल होता है और इसमें से जो भी पर्पल है उस पर्पल को तोड़कर देखा। तोड़ने के बाद में प्रारंभ में एक लिया था, ये प्रारंभ में थे नहीं। कुछ समय के पश्चात क्या किया? इसमें से H मोल वियोजित हो गया तो ये HH बने। तो अब क्या किया? इनको सांद्रता बनाने के लिए C से गुणा कर दिया गया है। तो सांद्रता बनाने के लिए C से गुणा कर दिया, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट कर दिया, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट कर दिया, तो ये संबंध आ गया अपने को H बराबर KH बटे C का अंडरूट। अब देखो आगे क्या होगा, ध्यान से देखिए। दुर्बल अम्ल, जैसे जल है वो जल किस प्रकार से टूटता है? जल का वियोजन किस प्रकार होता है? अब देखो भाई, इसमें दुर्बल चीजें कौन कौन सी है? जल भी थोड़ा बहुत टूटता है, उसको तोड़कर दिखाएंगे, और एसिटिक अम्ल भी थोड़ा बहुत टूटता है, उसको भी तोड़कर दिखाएंगे। सबसे पहले बात करें जल कैसे टूटता है? HOH से तो जल टूटता है H प्लस OH माइनस में। इसके लिए K निकाले तो प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है? H प्लस और OH माइनस, और रिएक्टेंट क्या है? H2O है। तो K का मान क्या आ जाएगा? H2O को इधर ले जाओ, क्योंकि जल की सांद्रता आपने जानते हैं समय के साथ साथ नियत बनी रहती है। तो K इंटू H2O बराबर क्या आ गया? H प्लस व OH माइनस गुणा में है, और K इंटू H2O को क्या कहा दिया गया है? KW। तो KW बराबर क्या आ गया? H प्लस और OH माइनस का गुणा, यानी कि जल के आयनों का गुणा, इसीलिए KW को कहा जाता है जल का आयनिक गुणनफल। इसे कहा जाता है जल का आयनिक गुणनफल KW। दुर्बल जो अम्ल है, वीक एसिड है, उसका वियोजन किस प्रकार से होगा? वीक एसिड है वो एसिटिक एसिड है,
और ये देखो एसिटिक एसिड कैसे टूटेगा, ध्यान से देखिए, ये बन रहा एसीटेट आयन और ये बन रहा हाइड्रोजन आयन। तो इसके लिए के ए निकालना पड़ जाए तो प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है, ये लो जी प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट क्या है, ये लो रिएक्टेंट। तो ये आ गया के ए का मान। तो आप के ए का मान निकाल सकते हो, के डब्ल्यू का मान निकाल सकते हो। उसके बाद में क्या करो आप, ये के डब्ल्यू का मान आ गया और ये के ए का मान आ गया, इसको आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो, इसको समीकरण नंबर 4 मान लो। तो समीकरण 3 में 4 का भाग देने पर, यानी के डब्ल्यू में के ए का भाग देने पर, तो के डब्ल्यू अपॉन के ए, के डब्ल्यू का मान क्या था, H प्लस और OH माइनस, और के ए का मान क्या है, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन प्लस और एसिटिक अम्ल नीचे है इसके, ये रहा एसिटिक अम्ल। अब देखो ये बटे से भी बटे में है, तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर, तो एसिटिक अम्ल चला जाएगा जी ऊपर, ये जा रहा है एसिटिक अम्ल। तो जो कटता है उसको काट दो, हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन आयन कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, OH माइनस एसिटिक अम्ल और एसीटेट। तो ये देखो OH माइनस एसिटिक अम्ल और एसीटेट आयन KH बराबर, तो इस समीकरण से तुलना करो इसकी, इसको मान लो 1 नंबर की, तो अपने कह दें इसको मान लो 5 नंबर की समीकरण, ये H प्लस और H प्लस तो कट गया है, इसको आपस में तुलना करो 1 व 5 की, 1 व 5 की तुलना की तो बिल्कुल एक जैसी है, ये KH के बराबर वही है जो KW अपॉन KA के बराबर है। इसका मतलब क्या निकला, KW अपॉन KA है वो किसके बराबर है, KH के। तो इस समीकरणों की तुलना करने से ये निकला कि KW और KA का भाग दे दिया जाए तो क्या आ जाता है, KH आ जाता है। तो इतना ध्यान में आया सभी विद्यार्थियों के। देखो भाई पीएच कैसे ज्ञात करें, अपने देखो OH आयनों की सांद्रता कितनी थी, OH आयनों की सांद्रता अब की बार 80 है, पिछली बार हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 80 थी, अब की बार OH आयनों की सांद्रता 80 है। तो अपने ऐसे कहेंगे कि OH आयनों की सांद्रता कितनी है, HC है, और H का मान देखो, H का मान देखो यहां से समीकरण नंबर 2 से KH बटे C का अंडरूट है, H का मान क्या है, H का मान KH बटे C का अंडरूट, यहां से रखने पर KH बटे C का अंडरूट अभी मान निकाला था, तो H की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, KH अपॉन C का अंडरूट, और C अलग से है, तो OH आयनों की सांद्रता क्या आ जाएगी, KH इंटू C का अंडरूट। तो यहाँ पर OH आयनों की सांद्रता आ चुकी है KH इंटू C का अंडरूट, और अपने KH का मान भी निकाला था कि KH बराबर क्या होता है, KW अपॉन KA। तो आप यहां पर लिखोगे KH का मान क्या होता है, KW अपॉन KA रखने पर, इसके अंदर KH का मान रख दो KW अपॉन KA, तो क्या हो जाएगा, OH आयनों की सांद्रता, अब OH आयनों की सांद्रता है क्या, KH इंटू C, और KH की जगह क्या लिख सकते हैं अपने, KW अपॉन KA इंटू C का अंडरूट, और ये आ गया OH माइनस बराबर, तो OH माइनस बराबर आ गया KW बटे KA इंटू C की पावर 1/2, KW अपॉन KA इंटू C की पावर 1/2 OH आयनों की सांद्रता। अब क्या करें, इसका लॉग ले लिया जाए तो क्या आ जाएगी, पीएच आ जाएगी, तो लॉग ले लो इसका, बहुत ही सरल काम है, लॉग लेना तो आप सीख गई हैं। तो देखो दोनों तरफ ऐसा कहो कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो लॉग में देखो गुणा वाला तो जुड़ जाता है, भाग वाला कम हो जा घट जाता है,
OH आयनों की सांद्रता आई है वो KW बटे KA इंटू सी की पावर 1/2 है। लेकिन ये ध्यान दें OH आयनों की सांद्रता है, H आयनों की सांद्रता नहीं है। तो H का और OH का संबंध आप जानते हो कि KW बराबर क्या होता है, H और OH आयनों की सांद्रता। H आयनों की सांद्रता ज्ञात करनी होगी तो KW अपॉन OH कह सकते हैं। तो KW को आगे लिख दो कि H और OH का गुणा क्या होता है, KW का। H आयनों की सांद्रता आप ज्ञात करना चाह रहे हो तो KW अपॉन OH आयनों की सांद्रता हो जाएगी। OH को इधर ले जाओ, KW अपॉन OH आयनों की सांद्रता ये हो जाएगी H आयनों की सांद्रता KW बटे OH आयनों की सांद्रता क्या है, KW अपॉन KA इंटू सी का 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडरूट। तो यहां पर अंडरूट लगा दो और इसको हल करें तो क्या होगा, नीचे अंडरूट में KW है, ऊपर सिंपल KW है, तो ये कटेगा तो किस में आ जाएगा, ये अंडरूट में KW। KA और C के अंडरूट है तो KA बटे से भी बटे है तो यहां आ जाएगा KA और नीचे क्या बचेगा C। तो इस प्रकार से आ जाएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता KW इंटू KA अपॉन C। दोनों तरफ लॉग लेने पर और अंडरूट को क्या कह सकते हैं आप अपने कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता आ जाएगी KW इंटू KA अपॉन C की पावर 1/2, क्योंकि अपने अंडरूट को 1/2 कह सकते हैं। अब इसको आगे हल कर लो, लोग लेकर पीएच निकाल सकते हो आप लोग, इसमें किसी की कोई दिक्कत है नहीं, कर सकते हो। लोग हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है तो गुणा वाली जुड़ जाएगी और अपने सबसे पहले तो ये लिख दें कि log बेस 10 KW इंटू KA बटे C की पावर 1/2 है। log M की पावर n होता है, ऐसा होता है ना। थोड़ी सी बातें देखो, यहां से log M की पावर n हो तो n आगे आ जाता है, तो इसका उत्तर क्या होता है, n log M। और log M अपॉन n होता है तो इसे कहा जाता है log M माइनस log n। और तो अपने और क्या काम आएगा, log Mn क्या होता है, गुणा में होता है, वो जुड़ जाता है log M प्लस log n। अब देखो यहां पर वही हुआ, गुणा में है तो जुड़ जाएगा कि log बेस 10 H प्लस आयन की सांद्रता बराबर क्या आ गया, log बेस 10 KW और KA का गुणा है वो जुड़ जाएगा तो KW प्लस log बेस 10 KA माइनस log बेस 10 C। और ये पावर में है वो आगे आ जाता है, पावर वाला 1/2 आगे आ जाएगा और 1/2 आगे आएगा वो सबके साथ आएगा 1/2, यानी कि 1/2 सबके साथ है। इस 1/2 को कहते हैं बाहर क्यों बैठा है, अंदर आ जा, बाहर सर्दी ज्यादा है तो इसको अंदर बुलाओ, ये अंदर आ गया 1/2 1/2 1/2। अब क्या कर लो, पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करो, ऐसे कहो संपूर्ण समीकरण को नेगेटिव से गुणा करने पर गुणा कर दिया जाएगा तो क्या होगा भाई, ध्यान से देखो, ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस log बेस 10 हाइड्रोजन प्लस आयनों की सांद्रता बराबर क्या होगा, माइनस 1/2 log बेस 10 KW माइनस 1/2 log बेस 10 KA माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 1/2 log बेस 10 C, ये हो जाएगा। अब अपने जानते हैं माइनस log हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को क्या कहा जाता है, पीएच कहा जाता है। तो पीएच बराबर माइनस log KW को क्या कहा जाता है, PKW कहा जाता है और बटे 2 है तो बटे 2 आ जाएगा। माइनस log KA को PKA कहा जाता है तो PKA 1/2 है तो 1/2 आ जाएगा। और इस 1/2 log C को 1/2 log C कहेंगे।
अब देखो pKw का मान 14 होता है, 14 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, pKw का मान 14 और 14 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 7। तो ये पीएच का सूत्र आएगा कि पीएच बराबर क्या होगा 7 प्लस 1/2 पीके प्लस 1/2 log सी। इस सूत्र से पता चला है कि पीएच का मान 7 से हमेशा ज्यादा आएगा। हमेशा ज्यादा क्यों आएगा, क्योंकि कैसा अम्ल था, कैसा साल्ट था, साल्ट था वो अपना स्ट्रोंग एसिड था, सॉरी स्ट्रोंग बेस था और वीक एसिड था। यानी कि वीक एसिड और स्ट्रोंग बेस है, स्ट्रोंग बेस है तो पीएच है, बेस की पीएच 7 से ज्यादा होती है, स्ट्रोंग बेस है तो पीएच 7 से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पीएच का मान 7 से अधिक आ जाएगा।